आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब तो हम पहले जान चुके हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। क्लियर हुआ? और ये फ्यूज़न होगा किसका? अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट मीन्स ओवम एंड स्पर्म का। क्लियर हुआ? फिर इस तरीके से इम्प्लांटेशन मीन्स जो हमारा जायगोट बन जाएगा, वो जायगोट किस तरीके से यूट्रस के साथ अटैच होगा, जॉइंट होगा, वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, या इसी को हम बोलते हैं कोइटस। कॉपुलेशन मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल, जो रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है? सीमेन रिलीज होता है बाय द पेनिस। क्लियर हुआ? यानी जो मेल ऑर्गन से सीमेन रिलीज होता है। और सीमेन मीन्स जो स्पर्म प्लस जो अलग से फ्लूइड होता है। याद है ना, वो जो फ्रक्टोज वगैरह सब मिला हुआ था, वो स्पर्म प्लस फ्रक्टोज और जो भी सॉल्यूशन होता है उसका जो मिक्सअप होता है वो कहलाता है सीमेन। और केवल स्पर्म मीन्स जो टेस्टिस में बनता है स्पर्म, वो। तो ये जो सीमेन होता है ये वजाइना में रिलीज होता है। तो ये जो सीमेन रिलीज होता है वजाइना में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। क्या हुआ? तो ये जो स्पर्म है वो स्विम करता है, जल्दी से स्विम करते हुए कहाँ पहुँच जाता है? सर्विक्स में। यानी जो फीमेल पार्ट का जो सर्विक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे रिलीज हो जाता है। एंटर इनटू द यूट्रस, और उसके बाद उस सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस। अब देखिए, ये चीज़ समझने के लिए आपको डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है? फाइनली रीच द एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको फिर से डायग्राम दिखा दूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये है वजाइना। तो इस वजाइना से ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है, इस पोर्शन पे आपका रिलीज होता है स्पर्म। फिर फाइनली ये इस यूट्रस से होता हुआ ये एम्प्यूलर रीजन यहाँ पे पहुँचता है। क्लियर हुआ डायग्राम से? थ्योरी। तो ये वजाइना, वजाइना सर्विक्स होता हुआ ये एम्प्यूलर इस रीजन में पहुँचता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ओवम रिलीज होता है, ठीक है ना, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो भी कहाँ पे पहुँचता है? एम्पुलरी रीजन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक हुआ? तो वही कह रहा है, आगे देखिए। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो कह रहा है कि अगर स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से हो कि वो एम्प्यूलर रीजन में ही जाके मिले। कहाँ पे मिले? एम्प्यूलर रीजन। यानी वो जो एम्प्यूलर दिखाया था उस रीजन में, उस एरिया में, अगर उस एरिया में जाके मिल रहा है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी ओवम एम्प्यूलरी रीजन में रिलीज हुआ, मतलब ओवरी से रिलीज होकर एम्प्यूलरी रीजन में पहुंचा, और उसी टाइम पे अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर आगे देखिए, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो वही कह रहा है कि हर बार की जो कॉपुलेशन होता है तो हर कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होता है। क्लियर हुआ? प्रेगनेंसी तभी होगा जब पर्टिकुलर हमारा, आगे आइए एक डायग्राम आपको दिखा दूँ, कि वो जो ओवम है वो एम्प्यूलरी रीजन में होगा। ये देख सकते हैं आप, ओवरी का एक क्रॉस सेक्शन पार्ट काट के दिखा रखा है एक साइड का। देखिए, ये तो हो गया आपका ओवरी। अब पर्टिकुलर ओवम जब इस रीजन में होगा, यानी एम्प्यूलर वाला, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये जो है आपका इधर उधर हुआ इस पोजीशन से, तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये डायग्राम आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा। देखिए, ये ओवम, इस ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, यहाँ से ये देखिए ओवम रिलीज हुआ, रिलीज होके ये रहा एम्प्यूलर रीजन में, और यहीं पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि स्पर्म भी इसके साथ अटैच किया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हो सके तो जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा स्पर्म इस एम्प्यूलर रीजन में आके इसके साथ मिल रहा है। फिर फाइनली यहाँ पे हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइज
जो जायगोट है, ये जायगोट आगे डेवलप होता हुआ ये अंदर आ रहा है यूट्रस की तरफ। क्लियर हुआ? ये जो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका एक साइड दिखा रखा है, अगर इसको आप समझ सकते हैं तो ये वही वजाइना ही है। ठीक है, इसका अगर आप चाहे तो ऐसा समझ सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट इधर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो एक साइड का दिखा रखा है। तो आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ फर्टिलाइजेशन का कंडीशन। तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, अगर ये एम्प्यूलर रीजन में है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ से ये जो ओवम है ये आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? वो आगे बढ़ गया या फिर इधर पीछे रह गया तो नहीं होगा फर्टिलाइज, पर्टिकुलर इसी रीजन में होगा फर्टिलाइज। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किस रीजन में फर्टिलाइज होता है। तो कई बार हम सोच लेते हैं अरे फेलोपियन ट्यूब है तो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब के पर्टिकुलर जो एम्प्यूला वाला रीजन है उसी रीजन में फर्टिलाइज होता है। तो आइए टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शायद मैं समझा पाया हूँ आपको अच्छे से। तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से क्या समझ में आया कि जो हर बार का कॉपुलेशन है हर बार में प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी तभी होगी जब हमारा ओवम पर्टिकुलर एम्प्यूला वाले रीजन में हो। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड इज फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस तो हमने कई बार ही देख रखा है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना प्लूसिडिया प्लूसिडिया लेयर। ठीक है ना, तो अब ये देखिए वो जो ओवम था उस ओवम को जूम करके दिखाया हुआ है, कुछ जूम करके कि किस तरीके से ओवम होता है और उसमें कौन कौन से लेयर होती है। ठीक है, वो छोटा सा जो ओवम वहाँ पे दिख रहा था फेलोपियन ट्यूब में, उसको अब यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि ये आप देख पा रहे होंगे ये एक जोना प्लूसिडा का लेयर, जोना प्लूसिडा लेयर है, इस लेयर का नाम है, ये लेयर जो है इसको बोलते हैं जोना प्लूसिडा। तो कह रहे हैं इसके कांटेक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म। ठीक है, एंड इंडिकेट्स changes in the membrane, and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm। तो ये जो जोना प्लूसिडा वाला लेयर है ये सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने देती है। क्लियर हुआ? एक आ गया बस, दूसरा स्पर्म को ये जो लेयर है ये अंदर आने नहीं दे रही। क्लियर? और क्यों नहीं आने देगी आप समझिए, अगर एक स्पर्म के साथ कुछ हमारा जो भी क्रोमोसोम आया वो फ्यूज हो गया ओवम के साथ, कहीं दूसरा अगर स्पर्म आ जाए तो क्या होगा, उसमें भी फ्यूज हो सकता है, तो उससे क्या हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम तो 46 ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा आ जाएगा, एक तो ये 23 लेके आ रहा है, हर किसी स्पर्म के पास 23 है, अब ओवम के पास खुद के पास 23 है, तो 23 46 हो गया। अब कहीं इसमें से भी कोई आ गया तो और बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए काम करती है हमारा जोना प्लूसिडा वाला लेयर। क्लियर हुआ कि जो जोना प्लूसिडा वाला लेयर है वो एडिशनल स्पर्म यानी और जो स्पर्म उसको अंदर नहीं आने देती है। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। तो वही वाली बात कह दिया कि जो इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकती है। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम helps the sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona lucidia। क्लियर हुआ? तो वो जो एक्रोसोम स्पर्म के पास होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म को एंटर होने के लिए ओवम के साइटोप्लाज्म में। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूसेस द completion of the meiotic division of the secondary oocyte। फिर उस तरीके से ये देखिए वही पुरानी बातें फिर कह रहा, सेकंड म्यूटिक डिवीजन जो कि अनइक्वल होगा तो वहाँ से सेकंड पोलर बॉडी बनेगा और साथ में हैप्लॉइड ओवम बनेगा। ठीक है, ये सब हम पहले देख चुके हैं, ये ओवम कैसे कैसे बना था। तो अब कह रहा है ये जो सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट।
तो कह रहा है जल्दी ही फिर जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो हमारा ओवम था, ओवम, ये ओवम स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज होके क्या बना देगा, जायगोट। क्लियर हुआ। अब कह रहा है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जायगोट, तो जायगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे तो बताइए। अरे 23 स्पर्म के, 23 ओवम के, 46 क्रोमोसोम होंगे जायगोट के पास। One has to remember that the sex of baby has been decided at this stage itself। ठीक है, तो वो जो किसी बेबी का जो सेक्स है यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा वो भी इसी स्टेज पे ही डिसाइड होता है। फिर कह रहा है लेट अस सी हाउ, कि किस तरीके से होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। एज यू नो क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड इन मेल इज XY। तो ठीक है, ये आपको पता ही है क्रोमोसोम का पैटर्न। अच्छा, क्रोमोसोम को समझने से पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बातें बता दूं। देखिए टोटल जो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम होता है वो होता है 46। क्लियर हुआ। यानी ऐसे ऐसे पेयरिंग में 23 पेयर होते हैं। क्लियर हुआ। तो किसी स्पर्म या ओवम में सिर्फ इसका आधा होता है, वो होता है 23। क्लियर हुआ। यानी कि ये जो 23 है, इस 23 में से एक एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब बाकी जो 22 होता है ये होता है आपके ऑटोसोम। क्लियर हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूँ 46 की, तो 46 में 44 क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम। और जो 2 यानी कि एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बाकी जो 44 है ये बाकी बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, जैसे हाइट हो गया या कलर हो गया, मतलब जो भी आपके अदर कैरेक्टर्स है। लेकिन बाकी ये जो 2 पेयर होता है, ठीक है, ये दो पेयर बोल रहा हूँ, एक पेयर और 2 क्रोमोसोम। तो ये एक पेयर डिसाइड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए 46। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हम सिर्फ एक पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक पेयर, बाकी 22 को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी जो 22 पेयर है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक पेयर की। क्लियर हुआ। तो समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम टोटल 46 होता है, जिसमें से स्पर्म या ओवम के पास 23 होता है। और 23 में से सिर्फ एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, बाकी 23 और 22 होता है ऑटोसोम। ठीक है। तो देखिए अब वो जो पेयर बताया हूँ, पेयर सेक्स क्रोमोसोम, तो जो मेल में होता है पेयर, वो क्रोमोसोम सेक्स का जो क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग साइज का होता है। तो अलग अलग साइज होता है, तो इसीलिए एक जो नॉर्मल साइज उसका हम नाम देते हैं एक्स, और जो दूसरा वाला साइज है उसका हम नाम देते हैं वाई। क्लियर हुआ। सेम इसी तरीके से अगर फीमेल में हम बात करें, किसमें, फीमेल में, तो फीमेल में जो होता है दोनों सेम साइज के होता है, और उस सेम साइज का नाम है एक्स एंड एक्स। क्लियर हुआ। क्या नाम है, एक्स एंड एक्स। हम एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोम की बात यहाँ नहीं कर रहे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या समझ में आया। देखिए अगर मैं बताऊं, ये हो गया आपका एक्स एंड एक्स, और ये हो गया एक्स एंड वाई। ठीक। तो जैसे इसका स्पर्म फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, इसका जब स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो एक स्पर्म के पास या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, क्योंकि आधा होना है तो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है। लेकिन जब फीमेल की अगर हम बात करें तो हर कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे एक्स ही एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये वाला हो चाहे ये वाला हो, होना तो एक्स ही है। तो इसलिए जो मैटर है वो सारा डिपेंड करता है मेल के ऊपर, कि जो भी फीमेल बॉडी आएगी वो मेल आएगी या फीमेल। ठीक है। तो देखिए फीमेल में तो दोनों कंडीशन में एक्स एक्स ही आएगा, तो हम उसको एक बार में एक एक्स मान लेते हैं। ठीक है। जब गैमिट बनेगा, यानी ये है आपका ओवम, ये क्या है, ये ओवम है। ठीक। अब इस तरीके से मेल में बनेगा तो या तो एक्स या फिर वाई। ठीक है, ये मैं बना दिया आपका गैमिट। अब सपोज कि ये एक्स एक्स के साथ अगर मिक्स होता है तो क्या बना देगा, एक्स एक्स। अब यही जो फीमेल वाली एक्स अगर मेल की वाई से मिक्स हो तो क्या बनाएगा, एक्स एंड वाई। तो देखिए ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल। ठीक। एक्स एक्स मीन्स ये जो बेबी बनेगी वो फीमेल बेबी और ये आपका मेल बेबी। क्लियर हुआ।
तो यानी ये जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है सारा डिपेंड करता है मेल बॉडी पे, ना कि फीमेल पे। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी डिफरेंस होता है वो मेल में होता है, फीमेल में कुछ नहीं। फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है, यानी उनका जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो सेम होता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये चीज़ भी मैं आपको समझा पाया हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। One has to remember that the sex of a baby has been decided at this stage. As you know, chromosome pattern in the human female is XX एंड मेल इज एक्स वाई। ठीक है, तो ये सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि जो फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। देयर फॉर ऑल द हेप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द फीमेल ओवा द सेक्स क्रोमोसोम एक्स। तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्स है, तो कोई भी ओवम बने। वेरेज इन मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। अब ये एक्स वाई है तो या तो हो सकता है कि स्पर्म में एक्स जाए या फिर वाई जाए। हेंस 50% ऑफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम वाइल अदर 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। क्लियर? आधा आधा मतलब वही 50%। ये आधा आधा अगर हम बात करें, आधा एक्स यानी वही 50% एक्स कैरी करेगा और 50% वाई। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जायगोट वुड कैरी एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ये चीज़ आपको दिखाई दिया हो कि जो जायगोट बनेगा तो उस जायगोट के पास या तो एक्स एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाला अगर जो ये वाला एक्स वाला अगर जो फीमेल एक्स के साथ मिलेगा तो ये एक्स एक्स बना देगा, और ये वाई वाला अगर फीमेल एक्स के साथ मिले तो एक्स वाई बना देगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरी एक्स और वाई फर्टिलाइज्ड द ओवम। तो ये कह रहा है कि स्पर्म कौन सा ले जा रहा है उसी बात पे डिपेंड करेगी। द जायगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू फीमेल बेबी। ठीक है, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल बेबी एंड एक्स वाई है तो फिर मेल बेबी। क्लियर हुआ? और कह रहा है ये जो आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक वाला मेंडल के एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा क्लियर में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कि ये जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह ये सब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। क्लियर हुआ? तो जो जाइगोट हमारा बन गया यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गया, उसके बाद इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। इसमें आ गया 46 क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें कितने आ गए क्रोमोजोम? 46। ये जाइगोट है 46, यानी इसका फिर से जो डिवीजन होगा तो ये जो भी सेल बनेंगे हर सेल के पास होगा 46 क्रोमोजोम। क्लियर हुआ? आधा नहीं होगा। आधा कब होता है? जब म्यूटिक डिवीजन होता है। और म्यूटिक डिवीजन कब होता है? म्यूटिक डिवीजन तब होता है जब स्पर्म या ओवम बनता है। याद है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब जाइगोट बन गया, जाइगोट का होगा माइटोटिक यानी माइटोसिस डिवीजन होगा। तो कह रहा है ये जो जाइगोट है ये जाइगोट मूव करता है isthmus से ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। तो isthmus से जो मूव करके पहुंचता है यूट्रस की तरफ, तो उसको उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लीवेज बोलेंगे। एंड फॉर्म्स 2 4 8 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर। तो उसके बाद कह रहा है जो isthmus से मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लीवेज। अब ये क्लीवेज बनाता है 2 सेल वाला, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर। क्लियर हुआ? यानी 2 सेल वाला स्टेज, 4 सेल वाला, फिर जो 16 सेल वाला स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आप चाहे तो ये यूट्रस का जो पोर्शन आपको दिखाया था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है आपका ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर इसका देखिए डिवीजन स्टार्ट हो, यानी ए वाला ओवम, बी वाला फर्टिलाइजेशन, सी वाला फिर जाइगोट का डेवलपमेंट। 2 सेल बन गया, फिर 4 सेल, फिर इस तरीके से 8 सेल, फिर इस तरीके से 16 सेल। ठीक है, तो ये आ गया आपका फिर फाइनली यूट्रस के अंदर। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं।
तो ये 2 4 8 16 सेल वाला स्टेज क्या कहलाता है? ब्लास्टोमर्स। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरुला। क्लियर हुआ? मोरुला मतलब जो 8 और 16 वाला कंडीशन है वो कहलाता है मोरुला। यानी कि 2 4 8 16 ये चारों कंडीशन है ब्लास्टोमर का। लेकिन पर्टिकुलर जो ब्लास्टोमर है उस ब्लास्टोमर का जो 8 और 16 वाला कंडीशन है वो क्या कहलाता है? मोरुला। ठीक है, तो ये सारा चीज देख सकते हैं आप, डायग्राम में दे रखा है, ये रहा, ये है आपका मोरुला फॉर्मेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा था, मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो कह रहे हैं जो मोरुला है ये फिर से और डिवाइड होता है, उसके बाद ये बना क्या देता है? ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट देखने के लिए फिर आप डायग्राम देखिए, ये देखिए ये बन गया आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये मोरुला, मोरुला से बन गया ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर हुआ? तो आप डायग्रामेटिकली भी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन समझा दे रहा हूँ एनसीईआरटी एकदम डिकोड करके। तो आई थिंक अब आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके हमें बताइए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी अच्छा लगे और पढ़ के एक मज़ा सा आ जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये और आगे बढ़ता है यूट्रस की तरफ। ठीक है ना, मतलब कि ये आपके एम्पुलरी रीजन से आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यूस इसमें डिवीजन चल रहा है। इस तरीके से आप एक इमेज बना सकते हैं मन ही मन में। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड into an outer layer called trophoblast and the inner group of the cell attached to trophoblast called inner cell mass। क्लियर हुआ? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर लेयर बन जाता है, उस आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और इस ट्रोपोब्लास्ट के अंदर कुछ सेल का ग्रुप किया होता है, सेल का कुछ ग्रुप किया होता है, तो उस ग्रुप वाले सेल को क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। क्लियर हुआ? कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट बना, ये ट्रोपोब्लास्ट वाली लेयर चिपक जाता है यूट्रस के अंदर वाली लेयर, जिसका क्या नाम था? एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, जो लेयर याद है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो घिस घिस के गिर जाता था वजाइना के थ्रू, तो वो लेयर गिरता नहीं है, वो लेयर के साथ जब प्रेगनेंसी होता है उसी लेयर के साथ ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाली लेयर है वो अटैच हो जाता है। क्लियर हुआ? क्या कर देता है ये? उसके साथ अटैच हो जाता है। और उसके बाद आगे देखिए क्या करता है। आफ्टर अटैचमेंट द यू सॉरी, अच्छा यहाँ से तो ये अटैच हो गया। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। और ये जो इनर सेल बना था ना, इनर सेल, ये इनर सेल बना देता है आपका एम्ब्रियो। फिर कह रहा है आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। फिर उसके बाद कह रहा है वो जो यूट्राइन यानी कि जो यूट्रस की सेल है, जैसे ये चिपक जाता है ब्लास्टोसिस्ट, फिर उसको क्या करता है? जल्दी से डिवाइड होता है यूट्रस के सेल और उसको कवर कर लेता है, मतलब कि उसको चारों तरफ से कवर कर देता है, यानी कि उसको एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करा देता है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और इस तरीके से जो ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्रस के साथ चिपक जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। यानी इस टाइम को प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो एक बार आप चाहे तो डायग्राम को आराम से समझे, देखिए ये बन गया आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये देखिए आप यूट्रस की जो अंदर एंडोमेट्रियम वाली लेयर के साथ ये चिपक रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके साथ चिपकेगा ये यूट्रस वाला सेल इसको क्या कर देगा? कवर। ठीक है ना, यूट्रस वाली सेल इसको क्या कर देगा? कवर। और जैसे ही कवर करके कर देगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन।
तो आई थिंक आपको ये टॉपिक मैं समझा पाया हूँ, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट करके हमें फीडबैक दे दीजिए, ताकि हम थोड़ा सा अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद।